एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि पता होगा साथियों, अभी हम आपको बिहार स्पेशल टीचर के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग में बिहार एससीईआरटी का जो बुक होता है क्लास 9 का, हम साइंस आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये रहा बुक आपका, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और क्लास 9 में आज ये जो वीडियो साइंस का रहने वाला है वो लास्ट पार्ट आपका रहने वाला है। इससे पहले के वीडियो में हम चैप्टर 9 तक आपको पढ़ा दिए थे। अभी जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 से आगे की ओर, लगभग चैप्टर 14 है। चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 14 के बीच में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहता है बस उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ताकि शॉर्ट रिवीजन आप सभी लोगों का हो जाए। बिना देर किए हुए हम क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 में आइएगा, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैंने बोला इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एफ बराबर जो होता है जी बड़ा एम छोटा एम बटा में डी स्क्वायर, बस ये याद रखना है। और यही सवाल पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण सर्वात्रिक नियम के अनुसार इनमें से कौन सा होगा। और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन दिया रहेगा उसको आपको सही करना है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम की खोज की किसने किया? न्यूटन ने किया। इन्होंने गणित की एक और शाखा कैलकुलस का भी खोज किया। यानी सवाल अगर पूछ दे आपको कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का खोज किसने किया, तो न्यूटन ने किया था। अगर के मैथ में आप 11th-12th पढ़ते होंगे तो एक चैप्टर कैलकुलस का है, तो कैलकुलस का भी खोज न्यूटन ने ही किया था। जी का एसआई मात्रक जो होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक जो बड़ा जी होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और जी का जो मान होता है 6.673 गुणे 10 के पावर -11 होता है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल कौन सा होता है? छोटा जी होता है। इसे छोटे जी के द्वारा सूचित किया जाता है तथा मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। मात्रक मीटर प्रति सेकेंड एक और किसी यूनिट का यहाँ पे ये मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वह कौन सा चीज़ है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, वेग त्वरण ये सब जो होता है उसमें बताना है आपको। जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। द्रव्यमान पृथ्वी पर सभी जगह एक समान रहते हैं। जैसे कि पता होगा जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान पृथ्वी पर आप कहीं भी जाइए उसका द्रव्यमान सेम होता है, लेकिन जो भार होता है, भार हर जगह ये चेंज होते रहता है, ये बदलते रहता है। ठीक है, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। भार का एसआई मात्रक वही होता है जो बल का होता है, यानी कि बल का जो होता है वो न्यूटन होता है, इसीलिए जो भार होता है उसका भी एसआई यूनिट यहाँ पे न्यूटन होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पास्कल भी होता है। यानी कि बहुत बार सवाल पूछता है कि जो पास्कल है किससे दाब को किससे मापा जाता है, तो दाब को जो है पास्कल से मापा जाता है। पानी की सतह पर कॉर्क तैरता रहता है जबकि कील जो है डूब जाता है। ऐसा उसके घनत्व में अंतर के कारण होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात होता है। ठीक है, यानी कि आपेक्षिक घनत्व बराबर आपका पूछे तो ऊपर में जो होता है पदार्थ का घनत्व, ठीक है, और जो नीचे में होगा आपका वो होगा पानी का घनत्व। किसी भी पदार्थ का अगर के आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो ऊपर में उसको हम पदार्थ का घनत्व लिखेंगे और नीचे पानी का घनत्व करके इसका अनुपात हम निकाल देंगे, वो होता है हमारा आपेक्षिक घनत्व। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, जबकि ध्रुव पर जाइएगा, पोल पर जाइएगा तो वहाँ पे सबसे अधिक होता है। पीठ पर सामान लादकर पहाड़ों पर चढ़ते हुए मनुष्य आगे की ओर झुकता है क्योंकि उसके जो गुरुत्वीय
केंद्र से होकर जाने वाली उत्पन्न रेखा उनके दोनों पैरों के बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट यही आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब इंसान पहाड़ों पर चढ़ता है तो आगे की तरफ क्यों झुका रहता है, तो वहाँ पे आपको करना रहता है, ये गुरुत्वीय केंद्र के कारण ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो चैप्टर 10 में यही चीज़ें थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में देखिएगा आपका जो दिया गया है कार्य तथा ऊर्जा दिया गया है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वो विस्थापित हो जाए तो इसे बल द्वारा कार्य किया जाना कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु, इसके ऊपर में हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कहीं दूसरे जगह यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, इस चीज़ को यहाँ से यहाँ जाना फोर्सफुली, उसको हम कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, या Fs cos थीटा से भी इसको डिनोट करते हैं। जब बल विस्थापन की दिशा में होती है तब किया गया कार्य विपरीत दिशा में होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और जब उसमें दिशा में होता है तो उसका जो काम होता है धनात्मक कार्य माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, इसीलिए ऊर्जा का ही जो मात्रक होगा वो जूल होगा। ऊर्जा का मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अयांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा भी दो तरीका के होते हैं। किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झड़ने से गिरता पानी या चलती हुई रेलगाड़ी। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। अब देखिए, हाफ mv² गतिज ऊर्जा बराबर होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है गतिज ऊर्जा, हाफ mv²। mv को क्या हम बोलते हैं? mv को संवेग बोला जाता है। यानी कि अगर के हाफ p mv की जगह पे हम क्या लिख दें? p² लिख दें तो भी हमारा ये काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखिए, सवाल कोई कोई पूछा जाता है, अगर के संवेग को दुगना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अब बताइए, p का हम यहाँ पे केवल 1 है, अगर के 2p रख देंगे तो क्या होगा? 2 दूनी की ये 4 होगा। अगर के 4p रख देंगे तो क्या होगा? 16 गुना होगा। यानी कि जितना गुना से हम बढ़ाएंगे संवेग को उसके स्क्वायर से बढ़ेगा हमारा गतिज ऊर्जा। अगर के सवाल पूछे कि अगर के वेग को यहाँ पे संवेग जो है उसको दुगना कर दें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा? तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। अगर के संवेग को 4 गुना कर दें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का होगा, तो ये 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसको हम जो देखें अभी बताएं आपको, संवेग की दृष्टि से बताएं। अब देखिए यहाँ पे v का स्क्वायर है, अगर के हम वेग को भी दुगना करेंगे तो संवेग 4 गुना हो जाए, वेग को भी यहाँ पे 4 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला पॉइंट के ऊपर में, कि द्रव्यमान को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा दुगना हो जाता है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा बताएं हाफ mv² करते हैं, m तो एक ही है, इसको दुगना करेंगे या 4 गुना करें या 10 गुना करें, जितना गुना करेंगे हमारा काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही गुना वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, अगला है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा बराबर जो होता है mgh। घड़ी के कमानी के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। ये सवाल बहुत ही बार पूछा जाता है। जो धनुष होता है, धनुष में जो उसका डोरी खींच कर रखा जाता है, उससे जो तीर निकलता है, तो खींची हुई डोरी में जो धनुष का होता है उसके पास भी स्थितिज ऊर्जा होती है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है और ना ही ऊर्जा का विनाश होता है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में सापेक्षता के सिद्धांत से ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध स्थापित किया था। उसी के क्रम में इन्होंने एक यहाँ पे समीकरण भी दिया था, E बराबर
mc² दिया था, जहाँ पे c जो होता है प्रकाश का चाल होता है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड है। अब देखिए जो शक्ति दिया है ना, इसका आप मात्रक जरूर याद रखिएगा, ये सवाल बार बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला जो होता है P यानी कि शक्ति बराबर W/T होगा। ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, ये सवाल तो अनेकों बार पूछा गया है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो चैप्टर 11 में उतना ही कुछ था। अब हम यहाँ से देखेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से होती है और जो हमारे कानों में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की अवस्था होती है, यानी कि जो ध्वनि होता है, याद रखिएगा, ध्वनि बिना माध्यम के संचरण नहीं करती है। यानी कि ध्वनि अगर के आपके कानों तक पहुंच रही है तो उसमें भी यहाँ पे माध्यम लगा है। अगर के ध्वनि को हम निर्वात से गुजारेंगे तो ध्वनि वहाँ पे पास नहीं होगा। वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, याद रखिएगा। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को सुन सकता है, इसको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अब 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंगें जो ध्वनि होती हैं वो आदमी नहीं सुन सकता है, उसको अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। लेकिन ये जो अश्रव्य ध्वनि होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है, उसको हाथी और व्हेल जो मछली होती है, इन तरंगों को ये सुन लेती है। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट दिया गया है, ये अभी जो कल LT ग्रेड एग्ज़ाम हुआ है यूपी टीचर का, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि जो 20,000 हर्ट्ज की ऊंची आवृत्ति वाला जो तरंगे होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और इन तरंगों को कुत्ता या चमगादड़ सुन सकता है। ये सब अपवाद वाले चीज़ जो दिए गए हैं, ये आपको अत्यधिक रूप से याद होना चाहिए। देखिए हम जो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होगी उसी को सुन सकते हैं। अगर के 20,000 से कम की जो ध्वनि होगी, ठीक है, 20,000 से जो कम की ध्वनि होगी, वो जो होगा वहाँ पे कि कौन कौन सुन सकता है, वो जो सुन सकता है हाथी सुन सकता है, और जो व्हेल मछली होती है व्हेल मछली सुन सकता है। लेकिन अगर के जो यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के जो ध्वनि उत्पन्न करता है उसको कुत्ता सुन सकता है और चमगादड़ सुन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा अपवाद में जो चीज़ हम आपको बताए हैं। अगला पॉइंट है कि वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का, दाब का, आर्द्रता का और वायु का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। यानी कि वायु में उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें प्रेशर कितना है, उसका यहाँ पे आर्द्रता कितना है, ये सब चीज़ के ऊपर में उसमें ध्वनि किस चाल से चलेगी, इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल हम देख लेते हैं। सवाल कभी कभी इससे भी पूछ लेता है। शुष्क वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि की चाल। हाइड्रोजन में 1269 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड होता है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल चलती है वो इस्पात में चलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे जल में 1450, कांच में 5640, एल्युमिनियम में 6420 और लोहा में 5100 ये होता है। पिच किसे कहते हैं? पिच के कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है, जिसमें हम अंतर कर सकते हैं। यानी कि पिच, जिन लड़कियों का पिच ज़्यादा होगा उनका जो ध्वनि होगा थोड़ा पतला होगा। ठीक है, जो प्रबलता होता है ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देती है। ठीक है, किसी एकांत क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के सतह के बीच न्यूनतम 17.2 मीटर होना चाहिए। ये सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो ध्वनि का हम रिफ्लेक्शन सुनते हैं, परावर्तक सतह और जो बोल रहा है आदमी, ये दोनों के बीच में 17.2 मीटर का अंतर होना यहाँ पे अनिवार्य है। और जब हम ये सुनते हैं तो ये जो ध्वनि का प्रभाव होता है हमारे कानों पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि मेगाफोन, लाउडस्पीकर, शहनाई, स्टेथोस्कोप इत्यादि यंत्र ध्वनि के परावर्तन पर काम करते हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्टेथोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। चैप्टर नंबर 3 SCERT बुक में जैसे ही आइएगा आपका दिया गया है हम बीमार क्यों होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग। याद रखिएगा कौन कौन से, हैजा, क्षय रोग, प्लेग, काली खांसी, सिफिलिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, निमोनिया, गोनोरिया और टेटनस, ये जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला विषाणु से होने वाला जो रोग है, चेचक, छोटी माता, गलसोत, खसरा, पोलियो, एड्स, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, हेपेटाइटिस, पीलिया, डेंगू ज्वर, रेबीज और मेनिंजाइटिस, ये जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ से होने वाला कौन कौन से रोग है, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी और पायरिया। इसको आपको याद रखने का एक ट्रिक भी है। ट्रिक जो है आप गूगल पर सर्च कीजिएगा वहाँ पे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक, वहाँ पे ट्रिक बहुत सारा आएगा अलग अलग, आप उसी को देखकर कोई आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और वहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कवक द्वारा होने वाला रोग, कवक से कौन कौन सा रोग होता है, एथिलीट फुट, दाद, खाज, खुजली जो है, और मधुरा फुट एक जो होता है, ये भी यहाँ पे कवक से होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जो चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 14 जिसका नाम है प्राकृतिक संपदा। एक्चुअल में अगर इस चैप्टर को आप पढ़िएगा, चैप्टर 14 को ना, तो जो परीक्षा है आपका, जैसे कि आप TRE का तैयारी कर रहे हैं या बिहार स्पेशल टीचर का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कंपटीशन के लेवल से इसमें कोई वैसा फैक्चुअल पॉइंट नहीं दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए नो इम्पोर्टेंट पॉइंट। बाकी समझने के लिए तो 9th 10th का जैसे कि हम आपको बुक पढ़ा रहे हैं तो उस लेवल का चीज़ है समझने के लिए, लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टि से कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। सेम चीज़ चैप्टर नंबर 15 में भी है, खाद्य संसाधनों में सुधार, इसमें भी कुछ उतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं दिया गया है। ठीक है, आई होप कि जो मैं आपको ये सेशन लिया हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। और यहाँ पे आप लोग का जो भी क्लास 9 था, क्लास 9 समाप्त होता है। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे या जो इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका क्लास 10 से आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा सेशन, जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। बाकी जिनको भी बिहार स्पेशल टीचर का शॉर्ट नोट्स चाहिए, दिए गए नंबर पर 9176800345 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ से हम आपको पैड नोट्स देंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।